चलो जी, तो लास्ट क्लास में मैंने जो टॉपिक खत्म करा था उस टॉपिक का नाम था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने क्या बताया था, बताओ भाई। There are lots of living organisms present on the earth, which differentiate from each other in size, shape, habit, and habitats. डिफरेंशिएट नहीं, डिफर। हाँ, ईच अदर इन शेप, साइज, हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, तुम आए थे लास्ट क्लास में? नहीं यार, क्या नाम है? निवान, विवान। ठीक है, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लिविंग के बारे में। तो लिविंग के बारे में क्या होता है कि लिविंग कौन होते हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं। तो लिविंग वो होते हैं जो क्या शो करते हैं? ग्रोथ। लिविंग वो होते हैं जो क्या शो करते हैं? रिप्रोडक्शन। लिविंग वो होते हैं जो क्या शो करते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हो मेटाबॉलिज्म होती है, क्योंकि उसमें कुछ टूटने वाली कुछ जुड़ने वाली एक्टिविटी है। फिर हमने पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लिविंग होने के लिए तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? सेल। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में हमने ये पढ़ा था कि जो लिविंग होता है उनके पास होश होता है, मतलब वो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई चीज जो है स्टिमुलस दी जाए, ठीक है, अगर उन्हें चोट लगेगी तो उसके लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई परेशान कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उनके पास कोई चीज अचानक से आ रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लिविंग जो है इस दुनिया में बहुत तरीके के हैं। तो बायो मतलब होता है लिविंग, और विविधता, विविधता मतलब कई तरीके के। तो लिविंग इस दुनिया में कई तरीके हैं और कई तरीके के हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी मैंने डेफिनेशन लास्ट क्लास में क्या बताई थी कि देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ विच आर डिफर। देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ विच आर डिफर, जो एक दूसरे से डिफर है। तो ये जो यहाँ पे वर्ड है ना डिफर, यही बताता है डाइवर्सिटी। ठीक है, विच आर डिफर, जो विच आर डिफर इन क्या? शेप, साइज, हैबिट एंड हैबिटेट। दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसी को हम कहते हैं लिविंग की डाइवर्सिटी। दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसका नंबर कितना है जो हमारे नॉलेज में है? तो अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है, एक संस्था, उसका नाम क्या है? IUCN। तो IUCN जो होती है, सबसे पहले इसके बारे में क्या पूछी जाती है? IUCN के एग्जाम में फुल फॉर्म क्या पूछी जाती है? फुल फॉर्म। तो IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, दिस इज कॉल्ड IUCN। चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो जो लिविंग होते हैं वो इस दुनिया में कई तरीके के हैं, और वो कई तरीके किस फैक्टर में है? शेप, साइज, हैबिट एंड हैबिटेट, एंड इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। IUCN एक संस्था है जिसने बोला कि जो लिविंग है, अकॉर्डिंग टू IUCN देयर आर 1 पॉइंट इतना 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन टू अस, जिनके बारे में हम जानते हैं। जिनके बारे में हम जानते हैं। अभी ऐसा थोड़ी कि इस दुनिया में सिर्फ 17-18 लाख के जीव जंतु हैं। इस दुनिया में कितने जीव जंतु होंगे? कई करोड़ जीव जंतु होंगे।
पर उनके में से हम जानते किन के बारे में, 17 से 18 लाख के बारे में जानते, इसलिए लास्ट में वर्ड बोला जाता है नोन टू अस। फिर इसमें एक चीज पूछी जाती है कि 1.7 टू 1.8 जो है इसमें ज्यादातर क्या है, प्लांट या एनिमल? एनिमल्स, ज्यादातर क्या आएंगे? एनिमल्स। और एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा क्या आएंगे? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो जो प्लांट जिनके पास फ्लावर होते हैं, जो प्लांट जिनके पास फ्लावर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। बताओ क्या बताया मैंने, रिपीट करो। जो प्लांट जिनके पास फ्लावर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो एंजियोस्पर्म आर द प्लांट विच हैविंग फ्लावर्स। ठीक है, और किसी जिस भी प्लांट के पास फ्लावर नहीं होंगे वो एंजियोस्पर्म नहीं होगा। ठीक है, तो 1.2 मिलियन तो यहाँ पे क्या आएंगे भाई? एनिमल्स। ठीक है, 1.2 मिलियन क्या है यहाँ पे? एनिमल्स। तो 1.2 मिलियन जो है इसमें वो तो एनिमल्स हैं। ठीक है, तो मतलब मेजॉरिटी क्या है यहाँ पे? एनिमल्स, ये पता होना चाहिए। एंड 1.5 मिलियन जो है इसमें वो क्या आएंगे? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा कौन आएंगे? एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म क्या है? प्लांट्स है। एनिमल्स काउंट कर लो, लिख देता हूँ साइड में। एंजियोस्पर्म क्या है? प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स। पूरे बात लिख देता हूँ, ये क्या आएंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स। ये वो प्लांट्स हैं जिनके पास क्या पाए जाते हैं? फ्लावर पाए जाते हैं। चलो जल्दी से इतना याद करो और सुनाओ। तो क्या क्या याद करके सुनाओगे? बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ व्हिच आर डिफर इन शेप, साइज, हैबिट एंड हैबिटेट, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू IUCN देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म आर नोन टू अस, इन व्हिच 1.2 मिलियन आर एनिमल्स। व्हाट इज IUCN? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। चलो जी, तो याद करो और सुनाओ। 1.5 क्या आएंगे इसमें? एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। हो गया? चलो जी सुनो। There are a lot of living organisms present on the earth which are different in shape, size, habit, habitat. हाँ, And according to IUCN stands for International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. And IUCN says that there are 1.7 to 1.8 million species known to us, and in which in which 1.2 million are animals, and around 1.5 are angiosperms, and angiosperms are flowering plants. आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें एक सवाल और आता है जो 12th में आता है। ठीक है, आओ भाई, बड़ी जल्दी आए हो। कोई बात नहीं, बैठो। आगे बैठना है तो इसके साइड में बैठ जाओ, यशिता के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, ठीक है भाई। चलो जी, तो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ा है मैंने, फिर ये याद करना, बाकी जब तक याद करो। मैंने लास्ट क्लास में क्या डेफिनेशन बताई थी कि देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ विच आर डिफर। तो डिफर का मतलब ये होता है डाइवर्स। ठीक है, विच आर डिफर इन शेप, साइज, हैबिट एंड हैबिटेट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कितनी है? तो अकॉर्डिंग टू IUCN, ये क्या एक संस्था है? तो उसने बोला इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इसी का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसमें नेचुरल रिसोर्स हिडन है। ठीक है, एंड नेचुरल रिसोर्स 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म आर नोन टू अस, जिनके बारे में हम जानते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में, पर आर नोन टू अस। ठीक है, एंड जिसमें से 1.2 तो एनिमल्स हैं, मतलब ज्यादा इसमें एनिमल्स है। बच्चे ने जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो प्लांट्स मार्क कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि हमसे ज्यादा तो पेड़ पौधे इस दुनिया में, काटो इन्हें, है ना, सभी तो काट रहे हैं। तो 1.5 मिलियन क्या आएंगे इसके अंदर? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। जो प्लांट फ्लावर दे सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इतना जल्दी से याद करो। इसमें एक पॉइंट और बताना था, फिर सब सुनाना। अब देखो 12th में एक क्वेश्चन आता है कि बताओ ये जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ये सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में किन जगहों पे पाई जाती है? फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, तो इंडिया में अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ किस जगह पे सबसे ज्यादा वनस्पति होगी? इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड में किस जगह पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और एनिमल्स होंगे? कोई एक लोकेशन बताओ ऐसी। अफ्रीका। और कुछ जो माइंड में आ रहा हो, जिसको हम कहते हैं कि हमारा लंग्स है, पूरे अर्थ का ये लंग्स है? अमेजन है ना, अमेजन पूरा नाम क्या है उसका? अमेजन रेन फॉरेस्ट, है ना। तो रेन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पूरा नाम क्या होता है?
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जहां पे वर्षा बारिश सबसे ज्यादा होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा नई स्पीसीज बनने के चांसेस होते हैं और सबसे ज्यादा वहां पे क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। कारण बताओ भाई, पेड़ पौधे ज्यादा क्यों है, पेड़ पौधे ज्यादा क्यों है भाई, पेड़ पौधे खाते नहीं, काटे नहीं, नहीं, देखो सबसे मेन कारण है, किसी जगह पे किसी ऑर्गेनिज्म का बढ़ने का सबसे ज्यादा कारण होता है स्टेबिलिटी। क्या कारण होता है, स्टेबिलिटी। अब मान लो दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे क्या भाई सुविधा हेल्थ की भी है, ठीक है, खाने पीने की भी, रहने की भी सुविधा है, सस्ते में सारी चीजें आसपास मिल जाती है, मतलब जो मेजर फैसिलिटी है। अब यहाँ से हरियाणा की तरफ जाओ कभी, जैसे मैं एक बार जींद गया था, 2-3 बार गया था, तो फिर मुझे समझ में आया कि दिल्ली में बस की फैसिलिटी बहुत तगड़ी है, ठीक है भाई, वहां बस आ रही है 1 घंटे में, 40 मिनट 30 मिनट ऐसे करके एक बस आ रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहां मतलब फैसिलिटी बेकार है, मतलब एज कंपेयर टू दिल्ली क्या है कि वहां पे बहुत कम फैसिलिटी है। दूसरा मुझे समझ में आया 6-7 बजे के बाद बस चलती ही नहीं, मतलब जो सर्विस है वो खत्म हो जाती है। मैं कह दो और खतरनाक हिसाब किताब है। तो अब सेम ऐसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करी जाए, वहां पे क्या है, टेम्परेचर बारिश होती है रेगुलर बारिश होने की वजह से वहां तापमान क्या रहता है, नॉर्मल, मतलब कांस्टेंट रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, ठीक है। तो जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम होती है, बारिश नॉर्मल होती है, तो बारिश नॉर्मल होती है तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो मीन एनुअल रेनफॉल अच्छा है, ठीक है, मतलब मीन एनुअल मतलब पूरी बारिश जो पूरे साल में हो रही है वो अच्छी खासी है वहां पे, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर का नंबर क्या है, ज्यादा है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो खाने के काम आते हैं, तो वहां के जो एनिमल्स हैं उनके लिए पर्याप्त क्या आएगा, खाना आएगा। अब वहां पे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, प्लस वहां पे सनलाइट भी प्रॉपर आती है, क्या आती है, सनलाइट भी प्रॉपर आती है। दूसरा वहां पे जब बहुत ज्यादा चीजें होती हैं तो आपस में लड़ाई कम होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे चेयर ही रूम में 2 तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा बच्चे का, पढ़ो ना पढ़ो पहले जाके सबसे पहले सीट घेरनी है, ठीक है, वरना पीछे बैठना पड़ेगा जहाँ चेयर नहीं है। समझ में आ रही बात। तो वहां पे क्या भाई, खाने पीने की चीजों के लिए कोई लड़ाई नहीं है, तो वहां पे क्या है, स्टेबिलिटी। तो जहां स्टेबिलिटी होगी वहां पे ऑर्गेनिज्म का नंबर ज्यादा होगा, उनका नंबर बढ़ेगा तो नई स्पीसीज मिलेंगी, ठीक है, और नई स्पीसीज बनेंगी। सेम यही चीज किसके बारे में मैंने बताई कि जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं इसमें से ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो इसमें लिखा जाएगा मेजॉरिटी जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो पाए जाते हैं, मेजॉरिटी जो होते हैं आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ एंड कोरल रीफ। अब ये कोरल रीफ क्या चीज है भाई, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ, ठीक है। कोरल रीफ क्या होती है, तो तुमने एक आइलैंड का नाम सुना होगा, लक्षद्वीप, द्वीप समूह, है ना। तो जो द्वीप होते हैं वो द्वीप का मतलब क्या होता है कि भाई ये इतना बड़ा पानी है, समुद्र, ठीक है भाई, ये समुद्र है इतना बड़ा, और ये समुद्र के बीच में यहाँ पे कोने पे एक छोटा सा टापू बन गया है ना, उसमें पेड़ पौधे उग रहे। अब तुम टापू की मिट्टी अगर इमेजिन करो अपने माइंड में, क्या वो ब्राउन होती है, व्हाइट होती है, ब्लैक होती है, कोई वीडियो है कुछ इमेजिन करो, कार्टून वार्टून, तो वो जो मिट्टी होती है वो इमेजिन करो कैसी होती है, व्हाइट होती है। कैसी होती है, कभी कोई कार्टून या मूवी इमेजिन करो, जो टापू की मिट्टी होती है कैसी होती है, व्हाइट होती है। तो व्हाइट किस वजह से होती है, तो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम होता है कोरल। क्या नाम होता है, कोरल नाम होता है। तो जो कोरल होते हैं उसके कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो कोरल होते हैं इन ऑर्गेनिज्म की जो आउटर स्केलेटन होता है, हमारा स्केलेटन कहाँ है, बाहर या अंदर, अंदर है, तो हमारा एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, तो इनका स्केलेटन कहाँ होता है, बाहर, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोस्केलेटन। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जो कोरल होते हैं जब ये मर जाते हैं तो इनका कैल्शियम कार्बोनेट जहां ये मरते हैं वहीं पे रह जाता है। तो बहुत सारे कोरल जब एक ही जगह पे मरते रहते हैं तो पानी के अंदर वो इकट्ठा हो के क्या बनाते हैं, एक द्वीप, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ। क्या कहते हैं,
कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, तो कोरल रीफ पे भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के पाए जाते हैं। तो मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कहाँ पाए जाते हैं, कोरल रीफ में। लिख लो जल्दी से और फिर सुनाओ। अभी एक ही ने सुनाया, फिर बाकियों का नंबर है। चलो जी शुरू हो जाओ एक एक करके। और ये तुम इतनी छोटी कॉपी में नोट्स बनाओगे? अच्छा फिर ठीक है। ठीक है भाई, नोट्स बनाने हैं, नोट्स से कोई वो नहीं है यारी दोस्ती, नोट्स सबको पूरे करने हैं अपने। और यही चेक करा लेना स्कूल में, अगर अलाउड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी चेक करूंगा। अगर स्कूल में चेक होते हो तो इसी पे चेक, कॉपी चेक करा लें। जैसे जब मैं पढ़ा करता था इंस्टीट्यूट में, तो मैं यही करा करता था, अपनी जितनी भी ट्यूशन की कॉपी होती थी अपनी अच्छी से बना के स्कूल में वही चेक कराता था। भाई टीचर को करनी है करो जी, यही है जो है नोट्स के नाम पे। अब तुम्हारे स्कूल वाले फोर्स करें तो अलग बात है कि जी बनाओ, वरना तो यही करा लेना। आरुष, आशीष, यशिता, अर्नव। तुम्हारा नाम क्या था भाई? अर्नव, ठीक है। एक बार दोबारा नाम बताना भाई अपना। विवान, विवान, ठीक है जी। अच्छा हो गया याद? आरुष सुनाओ। There are lots of living organisms present on the earth, which are different in shape, size, habitat, disorder, biodiversity. According to IUCN, 1.7 to 1.8 million living species organisms are known to us, in which 1.2 million are animals and 0.5 million are angiosperms. ठीक है। Angiosperms are plants. IUCN stands for International Union of Conservation for Nature and कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन है, जो वर्ड लिखा हुआ है ना यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसको लिख देगा यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन है कि ऑफ आएगा फॉर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादातर कौन से होते हैं? इंसेक्ट्स। कौन होते हैं? इंसेक्ट्स। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं एनिमल्स में। ठीक है, चलो जी अब किसकी बारी भाई? विवान तुम सुना रहे हो, सुनाओ। there are lots of living organisms on Earth which are different in size, shape, habitat, and habit. This is called biodiversity. According to IUCN, there are 1.7 to 1.8 living organisms on Earth. Known to us, around 1.2 million organisms are animals and around 0.5 million are angiosperms. Angiosperms are flowering plants. IUCN stands for International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. बढ़िया। देखो जी अभी यहाँ पे जैसे तुमने ये सब वर्ड बोले, शेप तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, हमारा साइज कैसा, प्लांट का साइज कैसा, बैक्टीरिया का साइज कैसा है, साइज, शेप एंड साइज। हैबिट, हैबिट की ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, वो उसकी क्या हो गई? हैबिट होगी। हैबिटेट वो कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है, घर में पाया जाता है, गुफा में पाया जाता है, चिड़िया है तो अपना नेस्ट बनाती है, तो वो सब क्या हो गया? उसका हैबिटेट हो गया। ठीक है, चलो जी यशिता। ऑर्गेनिज्म ऑफ नेचर in which converted are animals, as they were over angiosperms. Angiosperms means flowering. ठीक है, चलो भाई। There are lots of organisms living on Earth with different shapes, size, habitat, which is known as biodiversity. ठीक है, According to IUCN, there are 1.2 million 1.7 to 1.8 million लिविंग ऑर्गेनिज्म। organisms are known to us, in which 1.2 million are animals and 0.5 million are एंजियोस्पर्म। where angiosperms are flowering plants. ठीक है, बढ़िया भाई। इतने ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना क्या है? मुश्किल है ना।
1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना क्या है, मुश्किल है। तो यहाँ पे लिखी जाती है एक बात, वी नीड टू क्लासीफाई दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमें जरूरत पड़ती है कि हम इन ऑर्गेनिज्म को क्या कर दें, क्लासीफाई कर दें, ठीक है। तो वी नीड टू क्लासीफाई दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्यों क्लासीफाई करना पड़ता है? बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है, और टू स्टडी दिस मच ऑर्गेनिज्म one by one it is impossible to study, ठीक है। तो इनको स्टडी कर पाना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक एक करके हर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर हम डॉक्टर ही बन रहे हैं तो ह्यूमन की स्टडी करते करते हमें 10-12 साल लग जाते हैं। अब इसमें 1.7 मिलियन के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें और दिक्कत होगी। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो अब आएगा वर्ड, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आया कि हमें इन्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा, वी नीड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्यों क्लासीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू स्टडी दिस मच ऑर्गेनिज्म वन बाय वन इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी, इनको स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कारण तुमसे पूछा जाए कि हमने इनको क्लासीफाई क्यों करा, ठीक है, अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक वर्ड और ऐड किया जाए तो यूं लिखना पड़ेगा, टू मेक आवर स्टडी सिंपलर, ठीक है, टू मेक आवर स्टडी सिंपलर वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई कैसे करते हैं उसके लिए पहले एक एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, फिर एग्जांपल पे आते हैं। इतना लिख लो, फिर एग्जांपल पे आते हैं। हो गया इतना सबका? हो गया, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों करते हैं, अगर वन वर्ड में बोला जाए, टू मेक आवर स्टडी सिंपलर, ठीक है। बिकॉज इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, उनको पढ़ पाना एक एक करके बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लियर होगी बात? अब आता है वर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई। तो मैंने बोला भाई इसको, क्लास को, किसी एक लड़के को खड़ा करा, मानो मैं विवान को बोला कि क्लास को 2 हिस्सों में बांट दो, ठीक है। तो तुमने कहा भाई इस तरफ बॉयज बैठ जाओ, इस तरफ गर्ल्स बैठ जाओ। तो इसने क्या बना दिए, 2 ग्रुप्स, क्या बना दिए, 2 ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। तो इसने बनाए 2 ग्रुप, तो ग्रुप का नाम हो गया भाई ग्रुप 1 और ग्रुप का नाम हो गया ग्रुप 2, ठीक है भाई। मैंने बोला अब इन जो बॉयज और गर्ल्स बांटे हैं इनको और बांट सकते हो, इसमें हाँ सर बांट सकते हैं भाई। छोटे लड़के आगे, बड़े लड़के पीछे, जो लड़की हाइट में छोटी हो आगे, जो हाइट में बड़ी हो पीछे। तो उसको ग्रुप थोड़ी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सब ग्रुप। क्या कहेंगे भाई, सब ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ पे जो ये हमने फर्दर काम करा इसे कहेंगे हम सब ग्रुप। यहाँ पे सेम ऐसे ही हमने गर्ल्स में भी करा तो उसको हम क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे तुमने जो बॉयज रखे थे या जो गर्ल्स रखी थी, मान लो इसी को गर्ल्स मान रहे हो, तो यहाँ पे बॉयज रखे थे और जो गर्ल्स रखी थी किस बेसिस पे रखी थी, क्योंकि वो सिमिलर है, कहेंगे सिमिलर है। तो यहाँ पे अगर बॉयज हैं तो यहाँ पे क्या रखा था, इन सबको आपस में सिमिलर है इस वजह से रखा था, है ना। यहाँ पे गर्ल्स हैं तो क्यों रखा था, क्योंकि आपस में क्या है, ये सिमिलर है, इस वजह से रखा था। और इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा था, क्योंकि एक दूसरे से कैसे हैं, डिसिमिलर। कैसे एक दूसरे से डिसिमिलर। तो यहाँ पे इन दोनों को अलग इसलिए रखा था बिकॉज ये एक दूसरे से कैसे हैं, डिसिमिलर है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, इन विच वी फॉर्म ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, जिसमें हम क्या बनाते हैं, ग्रुप एंड सब ग्रुप बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड
डिसिमिलैरिटी। दोबारा सुनाओ भाई क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या कहती है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। समझ में आ रही है बात? डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है भाई, तो एक बार डेफिनेशन लिखेंगे। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities. ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। चलो जी फिर से याद करो। तो अब कहाँ से सुनाओगे? पूरा याद करो। व्हाट इज डाइवर्सिटी? लॉट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ व्हिच आर डिफर इन शेप, साइज, हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू ISN 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म आर नोन टू अस, in which majority are animals, 1.2 are animals which consist mostly are insect, 1.5 are angiosperm which are flowering plants. So there are lots of living organism. To study this much organism, it is impossible to anyone to study one by one. So we need to classify this organism to make our study simpler. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, why we classify organism। इस स्टार लगा लेना कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों करते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये लिखा जाएगा कि there are lots of living organism. To study this much organism one by one, it is impossible. So we classify organism to make our study simpler. ठीक है, what is classification? Division of organism into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities. This is called classification. चलो जी, तो जरा जल्दी से याद करो, सुनाओ। रोड पर काम चल रहा और अली गली में जानवर ना घूम रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो गया भाई? On basis into groups and subgroups on basis of their similarities and डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, उस दिन भी यही बात बोली थी ना मैंने कि तुम लोगों को जितना बताओ उसमें तुम एक फिर लोग क्या करते हो, एक अमेरिकन इंग्लिश है ना और एक और इंग्लिश मिक्स करके फिर नया वर्ड ऐड कर देते हो अपने हिसाब से फालतू में। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी। तो देखो अभी तक हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने शुरू करा था कि बायोलॉजी क्या होता है। तो बायो मतलब होता है लिविंग, लॉजी मतलब होता है स्टडी। फिर हमने पढ़ा इस चैप्टर में लिविंग के बारे में। लिविंग क्या होता है? जिनके पास ये 5 खूबियां होती हैं। फिर लिविंग उस दुनिया में इतने ज्यादा है तो हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ा जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी में पता चला ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है, तो इनको हमें क्या करना पड़ा? क्लासीफाई। अब जो क्लासिफिकेशन है वो हर कोई अपने मतलब से करने लग जाएगा। ठीक है, हर कोई अपने तरीके से करने लग जाएगा। तो इसके क्लासिफिकेशन के कुछ रूल रेगुलेशन बनाने पड़े और उन रूल रेगुलेशन का नाम क्या पड़ा? टैक्सोनॉमी। समझ में आ रहा है कैसे ऑर्डर चल रहा है? ऑर्डर कैसे चल रहा है भाई? सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग। फिर लिविंग क्या होते हैं? लिविंग जिनके पास ये 5 खूबियां होती हैं। फिर लिविंग के बारे में खत्म कर लिया। तो लिविंग जो है बहुत सारे इस दुनिया में, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इनकी स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हर कोई अपना कानून बनाने लग जाएगा, इसलिए एक कॉमन कानून बनाया गया, उसे क्या कहा गया? टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल। ठीक है, तो टैक्सो मतलब होता है डिवीजन, नॉमस मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे लिखोगे टैक्सा मतलब होता है डिवीजन। ठीक है भाई, और नॉमस मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स या प्रिंसिपल।
तो यहाँ पे इसका मतलब डेफिनेशन क्या बनी, इसकी डेफिनेशन बनी डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू रूल्स या प्रिंसिपल। चलो जी, अब तुम समझाओ जैसे मैंने समझाया। क्या समझाया मैंने भाई? मैंने समझाया, हमने सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ा इस चैप्टर में। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग, लिविंग के बारे में पढ़ा। लिविंग कौन होते हैं? जिनके पास 5 खूबियां होती हैं ये। फिर लिविंग बहुत ज्यादा है इस दुनिया में, हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऑर्गेनिज्म को हमने करा क्लासीफाई। क्लासीफाई जो है वो अपने अकॉर्डिंग हर कोई करने लग जाएगा, इसलिए इसके लिए कुछ रूल बनाए, एंड दिस रूल आर कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द रूल्स और प्रिंसिपल। चलो जी, अब ये रिपीट करो, इसको जरा पॉज कर दें, याद करो तुम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी की। जो टेक्सोनॉमी होती है वो कितने तरीके की होती है? तो टेक्सोनॉमी के टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो भाई देखो, जब टेक्सोनॉमी पहली बार इस दुनिया में आई होगी तो वो बहुत क्लासिकल, उसका नाम क्या पड़ा? क्लासिकल। तो वो बहुत बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल के साथ आई होगी। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई स्टडी जो है, पढ़ाना, वो सबसे पहले किस परंपरा में आया था बताओ? जो पहले परंपरा थी पढ़ाने की, आज से 400-500 साल पहले, तो उस परंपरा के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाया जाता था बच्चों को? कुछ तो सुना होगा कि बच्चे गुरुकुल में जाते थे, है ना, अपने गुरु के साथ, फिर वो अपने घर बार को छोड़ के जाते थे, फिर कुछ टाइम के बाद वहां से सीख के वापस आते थे। फिर धीरे धीरे इन चीजों में मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ होगा कि उन्होंने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो बारिश एक्सेट्रा इन सब में उनको प्रॉब्लम होती है, तो फिर क्या बने होंगे? स्कूल जैसा या गुरुकुल जो प्रॉपर रहने लायक चीजें होंगी वो बनी होंगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा होगा बच्चों की सेफ्टी का इश्यू होता है, फिर दरवाजे जैसी चीजें आई होंगी, बच्चों को गर्मी लगती है तो फिर हवा जैसी चीजें आई होंगी, बिजली आई होगी, पंखा आया होगा। तो मतलब चीजें समय के साथ कैसी होती है? मॉडर्न होती जाती हैं। पर बिल्कुल शुरुआत जो होती है वो, उसमें सारी चीजें तो अचानक नहीं आ जाती। तो सेम ऐसी जो टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी है, उसमें सबसे पहली जो टेक्सोनॉमी उसका नाम क्या है? क्लासिकल, जो बिल्कुल बेसिक थी। ठीक है, उसने कहा ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अभी मॉर्फोलॉजी क्या चीज होती है? बाहर के कैरेक्टर पे। किस पे करेंगे? बाहर के कैरेक्टर पे, कि ऑर्गेनिज्म बाहर कैसे दिखता है, कि भाई ये है, ये चल फिर सकता है, ये एनिमल है, ये चल फिर नहीं सकता, ये क्या है? प्लांट है। तो ये रूल थे, ठीक है, क्लासिकल के, बेसिक एकदम, ठीक है, बाहर के कैरेक्टर पे। तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्या था? डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म, organisms on the basis of morphology, on the basis of मॉर्फोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा रहा है सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? तो एक्सटर्नल कैरेक्टर। ठीक है, तो जो बाहर के कैरेक्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। इसकी स्पेलिंग ना दिख रही हो किसी को तो दोबारा लिख दूं? हो गया भाई? ठीक है, अब जब क्लासिकल टेक्सोनॉमी थी वो पुराने जमाने की थी, तो एक टेक्सोनॉमी आई जो आई मॉडर्न। ठीक है, जो नए जमाने की टेक्सोनॉमी थी। तो जो नए जमाने की टेक्सोनॉमी थी, तो उन्होंने हर जो कमियां थी उनको समझ के मॉडर्न टेक्सोनॉमी बनाई। तो इन्होंने कहा कि भाई जो डिवीजन होनी चाहिए ऑर्गेनिज्म की वो होनी चाहिए, तो डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ किस किस करेक्टर पे भाई? तो वो करेक्टर्स थे मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी
तो मॉर्फोलॉजी क्या हो गया भाई? एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, और जो इंटरनल कैरेक्टर्स थे वो हो गए एनाटॉमी, इंटरनल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर, इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल रोल क्या होता है ऑर्गेनिज्म का? कि भाई वो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में, इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है या डीकंपोजर है, ठीक है। तो ये होता है इकोलॉजिकल रोल। तो हमारा इकोलॉजिकल रोल क्या है? हम कंज्यूमर है, ठीक है। ये हो गया इकोलॉजिकल रोल। तो इतना लिख लो। इसमें कोई पॉइंट है जो ना समझ में आया भाई? कोई ऐसा वर्ड जो ना समझ में आया हो? अर्नव आ गया? तो भाई कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे तुमने एटम का मॉडल पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें तुमने देखा होगा कि शुरू में तो भाई रदरफोर्ड जैसे साइंटिस्ट ने खूब काम करा, फिर उसके बाद भी कोई आया उसने खूब काम करा, फिर लास्ट में एक साइंटिस्ट आता है जो सिर्फ एक कमी को पकड़ लेता है कि हाँ भाई इसमें ये कमी है, उसके ऊपर एक थ्योरी बनाई और सारा क्रेडिट अपने हाथ में। तो सेम ऐसे इन्होंने बोला भाई मॉर्फोलॉजी होती है, इसने बोला ये सब चीजें होती हैं, इसने बोला इसमें एक चीज नहीं है, ठीक है। बायोसिस्टमैटिक में इन्होंने बोला एक चीज नहीं है। क्या नहीं है एक चीज? तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पेरेंटल, उन्होंने बोला कि भाई इसमें ना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब हम इवॉल्व कहाँ से हुए हैं और अब कहाँ पे हैं, ये वाली चीज नहीं है इसके अंदर। पहले हम कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे और अब हम कैसे हैं, हमने अपने आप को कहाँ से कंपेयर करना? अपने पूर्वजों से, है ना, कि हम पहले कैसे थे, दिमाग कम था अब दिमाग बढ़ गया है, साइज पहले कैसा था शरीर का अब कैसा हो गया, तो ये क्या कहलाता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इन्होंने बोला ये सब सारी चीजें तो ठीक है, बट इसमें एक चीज नहीं हो, क्या आएगी? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो एक नई कैटेगरी बनी, तो डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of evolutionary relationship, on the basis of evolutionary relationship, evolutionary relationship, evolutionary relationship का दूसरा नाम क्या होता है? phylogenetic relationship, phylogenetic relationship, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर्स विद आवर एंसेस्टर, कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर्स विद आवर एंसेस्टर, ठीक है। अपने पूर्वजों से अपने आप को या हमारे कैरेक्टर्स को कंपेयर करने को क्या कहा जाता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है। और इसके इन पे इस चीज पे जो काम करा था उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? बाय पेरेंटल। क्या नाम था? बाय पेरेंटल एंड तख्तजन, ठीक है। एक और भी था, उसका नाम था तख्तजन। तो पेरेंटल एंड तख्तजन, तख्तजन, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम करा था, पेरेंटल एंड तख्तजन, ठीक है। तो इन्होंने कहा पेरेंटल एंड तख्तजन ने कि जो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, बिना इसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के, वो होती है अ फ्लैश विदाउट बोन, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन विदाउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विदाउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विदाउट एवोल्यूशनरी relationship, without evolutionary
रिलेशनशिप is a flesh without bone, is a flesh without bone, is a flesh without bone। तो इन्होंने कहा एक मांस का टुकड़ा है बिना हड्डी के, मतलब जैसे हमारा फ्रेम होना जरूरी है एक मसल को काम करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे बोला इसने कि एक मांस बिना हड्डी के जैसे होता है, मतलब बेकार है, कहने का मतलब उसका कोई काम नहीं है। तो इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन विदाउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज अ फ्लैश विदाउट बोन। ये किसकी स्टेटमेंट थी? इन साइंटिस्ट की, ठीक है, इन साइंटिस्ट की स्टेटमेंट थी ये, क्लासिफिकेशन बिना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का फ्लैश विदाउट बोन होता है। चलो जी याद करो जल्दी से।